गाजा में आखिरकार हमास ने क्या हार मान ली है? जानेंगे हमास ने क्या कहा है और क्या वो बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से आया है भारत के लिए संदेश। नई सरकार ने एक बड़ा संदेश भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमास ने अपनी अहम मांग छोड़कर गाजा में चरणबद्ध संघर्ष विराम समझौते के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। हमास और इजिप्ट के एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि हमास अपनी इस प्रमुख मांग को छोड़ दिया है कि इजराइल युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता जताए। उग्रवादी समूह द्वारा किया गया स्पष्ट समझौता पिछले नवंबर से जारी लड़ाई को पहली बार रोकने में मदद करने के साथ 9 महीने के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने पर आगे की बातचीत के लिए मंच तैयार कर सकता है। लेकिन सभी पक्षों ने आगाह किया है कि समझौते की अब भी गारंटी नहीं है। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के साथ युद्ध शुरू होने से पहले हमास गाजा को नियंत्रित करता था। दोनों अधिकारियों ने कहा कि वाशिंगटन के चरणबद्ध समझौते से सबसे पहले 6 सप्ताह का समग्र और पूर्ण संघर्ष विराम शामिल होगा। सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले महिलाओं, बुजुर्गों और घायलों समेत कई बंधकों की रिहाई होगी। अधिकारियों ने कहा कि इन 42 दिनों के दौरान इजरायली सेना गाजा के घनी आबादी वाले इलाके से हट जाएगी और विस्थापित लोगों को उत्तरी गाजा में उनके घरों में लौटने की अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान हमास, इजराइल और मध्यस्थ दूसरे चरण की शर्तों पर भी बातचीत करेंगे, जैसे कि शेष पुरुष बंधकों की रिहाई हो सकती है। इसके बदले में इजराइल अतिरिक्त फलस्तीनी कैदियों और बंदियों को मुक्त करेगा। तीसरे चरण में बंधक बनाए गए मृत लोगों के शवों सहित सभी शेष बंधकों की रिहाई और 1 साल पुरानी पुनर्निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत होगी। हमास ने लिखित गारंटी मांगी है। दोनों अधिकारियों ने कहा कि हमास अब भी मध्यस्थों से लिखित गारंटी चाहता है कि पहला चरण प्रभावी होने के बाद इजराइल अस्थायी संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत जारी रखेगा। हमास के प्रतिनिधि ने बताया कि समूह की मंजूरी मध्यस्थों से मौखिक प्रतिबद्धताओं और गारंटी प्राप्त करने के बाद आई है कि युद्ध फिर से शुरू नहीं किया जाएगा और अस्थायी विराम तक बातचीत रहेगी। उन्होंने कहा कि हम ये लिखित गारंटी चाहते हैं। इससे पहले संघर्ष विराम वार्ता नहीं हो सकी क्योंकि हमास इस मांग पर अड़ा था कि किसी भी समझौते में पूर्ण युद्ध का पूर्ण अंत शामिल हो। इसके विपरीत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लड़ाई को रोकने की पेशकश की है, लेकिन इसे पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि इजराइल हमास के शासन, सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने तथा आतंकवादी समूह द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को मुक्त कराने के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता है। इसके पहले हमास ने चिंता जताई थी कि इजराइल बंधकों की रिहाई के बाद फिर से युद्ध शुरू कर देगा। इसी तरह से इजरायली अधिकारियों ने चिंता जताई थी कि हमास शुरुआती संघर्ष विराम के बाद बंधकों को रिहा किए बगैर अनिश्चित काल के लिए बातचीत से हट जाएगा। गाजा में लड़ाई और इजराइल की हवाई बमबारी के जारी रखने के बीच शनिवार को ये खबर आई। हमास द्वारा संचालित आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को राफा में इजरायली हवाई हमले में 4 पुलिस अधिकारी मारे गए। नागरिक पुलिस की देखरेख करने वाले मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पैदल गश्त के दौरान मारे गए। इसमें कहा गया कि 8 अन्य पुलिस अधिकारी घायल हो गए। इजराइल की सेना ने सवालों का जवाब तुरंत नहीं दिया है। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार मध्य गाजा में शुक्रवार और शनिवार को 3 अलग अलग हमलों में मारे गए 5 बच्चों और 2 महिलाओं सहित 12 फलस्तीनियों के लिए केंद्रीय शहर दीर अल बला में जनाजे की नमाज अदा की गई। और यूएन के संचार निदेशकों ने बताया कि शुक्रवार को मुगाजी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कर्मचारी थे। अक्टूबर से अब तक संघर्ष में यूएन के कुल 194 कर्मचारी मारे गए हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या नए राष्ट्रपति ईरान के भारत के लिए सही हैं या नहीं? ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान ने जीत हासिल की। दूसरे राउंड के मतदान में उन्होंने कट्टरपंथी सईद जलीली को हराया। पेजेश्कियान की जीत से अधिक व्यवहारिक और सुधारवादी नीतियों की ओर बदलाव का वादा किया गया है। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने विजयी भाषण में सभी ईरानियों के लिए काम करने का वादा किया है। सुधारवादी विचारों वाले पेजेश्कियान ने शनिवार को 1979 की
इस्लामी क्रांति की अगुवा रहे दिवंगत अयातुल्ला खुमनई के मकबरे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात कही। लेकिन सवाल ये है कि पेजेस्कियान के राष्ट्रपति बनने के ईरान और भारत के संबंधों में किस तरीके से बदलाव आएगा। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। पेजेस्कियान के राष्ट्रपति पद पर आने से इन संबंधों के और गहरा होने की संभावना है। पेजेस्कियान के कार्यकाल में विशेष रूप से रणनीतिक चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है। भारत ने एक समझौते के तहत इस बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है और इसके तहत भारत ने पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए $12 करोड़ देने का वादा किया है। ईरान में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए $25 करोड़ के कर्ज की पेशकश की है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की सामान्य विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। देश में अभी भी अयातुल्ला खामनेई का कंट्रोल है और अंतिम अधिकार अभी भी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के पास है। ईरान भारत के कच्चे तेल के प्रमुख स्रोतों में से एक है। पश्चिमी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में ईरान तेल के निर्यात में वृद्धि की ओर देख रहा है। ऐसे में भारत कच्चे तेल के विश्वसनीय और यकीनन सस्ते स्रोत की तलाश कर रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए पेजेस्कियान की दृष्टि पर नई दिल्ली की कड़ी नजर होगी। इजराइल के खिलाफ ताकतों के पक्ष में लामबंद होने का पेजेस्कियान का रुख इस क्षेत्र में भारत की कूटनीति को प्रभावित कर सकता है। पेजेस्कियान ने चुनाव परिणाम से पहले ही कहा था कि इजराइल से संबंधों पर उनका रुख पूर्ववर्ती शासन की तरह ही होगा, जो कि भारत के लिए चिंता की बात है। भारत और ईरान के बीच मजबूत सहयोग के लिए एक और मंच अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जो ईरान के माध्यम से भारत को रूस से जोड़ने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मोडल परिवहन मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद पेजेस्कियान को ईरान का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर शनिवार को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे लोगों और क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे गर्मजोशी भरे और दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। पेजेस्कियान ने आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहे ईरान के पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर और देश में अनिवार्य हिजाब कानून में ढील देने का भी वादा किया है। अब यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, पर आपको बता दूं यहाँ पर क्या कहा गया है। जो ईरान के एम्बेसडर हैं इलाही, इन्होंने कहा है कि देखिए, भारत के साथ जो नए राष्ट्रपति आए हैं, इनका ऐसा नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बदलने वाली है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ही वैसी ही रहेगी। वैसे मसूद पेजेस्कियान एक सेंट्रल माने जाते हैं, न लेफ्ट न राइट। और आपको बता दूं, दिल्ली में 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, दिल्ली, मुंबई, पुणे और हैदराबाद, जहां 3000 ईरानी लोगों ने आकर वोटिंग किया था। और यहां पर जो इनके राजदूत हैं वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो भारत के साथ हमारे रिश्ते हैं उस हिसाब से। हालांकि पेजेस्कियान क्या करते हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे पहले रईसी भारत को बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे डील भी भारत के साथ हो रहे थे। पर अब देखना होगा पेजेस्कियान क्या भारत के तरफ रहते हैं या चाइना के तरफ रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।